मैं सभी माननीय वक्ताओं, डॉक्टर आवा चौधरी, फाउंडर सेक्रेटरी अनुग्रह, प्रोफेसर डॉक्टर वागेश्वरी देशवाल, लॉ प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वी पोखरियाल, डीन स्कूल ऑफ लॉ, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नितेश सारस्वत, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर एट लॉ सेंटर टू, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर रिधिमा दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। यहाँ उपस्थित मेरे सहकर्मी और देश भर से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। Strengthening access to justice for senior citizens, legal awareness and effective remedies, अर्थात वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्याय तक सशक्त और सुलभ पहुंच, कानूनी जागरूकता एवं प्रभावी समाधान विषय पर आयोजित इस वेबिनार में मैं आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस महत्वपूर्ण और समयोचित विषय पर विचार विमर्श के लिए एक साथ आए सभी सहकर्मियों और विशेषज्ञों की मैं हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूं। यह वेबिनार विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस दिशा स्कीम के लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। दिशा योजना न्याय तक पहुंच को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक और समेकित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें विधिक साक्षरता, सुलभ विधिक सेवाएं और संस्थागत क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक जैसे कमजोर वर्ग, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और समय पर एवं प्रभावी विधिक उपाय प्राप्त कर सकें। दिशा योजना कई प्रभावशाली पहलों को एक साथ लाती है। टेली लॉ कार्यक्रम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नागरिकों और कानूनी सलाह के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। CSC टेली लॉ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14454 तथा टेली लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक भी लंबी दूरी तय किए बिना पैनल में शामिल वकीलों से मुकदमे पूर्व कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज कार्यक्रम देश भर के वकीलों को स्वेच्छा से जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पहल से विधिक समुदाय में सेवा की भावना मजबूत होती है और विशेष रूप से उन लोगों तक कानूनी सहायता की पहुंच बढ़ती है जिनके पास वकील नियुक्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम नागरिकों को जानकारी प्रदान करके सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अवेयरनेस कैंपेन, आउटरीच एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी एंगेजमेंट के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि लोग अपने अधिकारों, हकों और शिकायत निवारण की उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जानें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह जागरूकता विशेष रूप से आवश्यक ताकि वे दुर्व्यवहार, उपेक्षा, आर्थिक शोषण और संपत्ति विवाद जैसी समस्याओं की पहचान कर सकें और उनका समाधान कर सकें। दिशा योजना के अंतर्गत ये सभी पहलें मिलकर एक समग्र तंत्र का निर्माण करती हैं जो न केवल नागरिकों को जागरूक बनाती हैं बल्कि सार्थक रूप से उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं और सक्षम भी बनाती हैं। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो बेहतर जीवन शैली और बदलते सामाजिक परिवेश का परिचायक है। यह विकास का एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। न्याय तक पहुंच इस लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह कानूनी समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों को अपने अधिकारों का दावा करने और
वय एवं भेदभाव से मुक्त जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। हालांकि कानूनी संरक्षण उपलब्ध है, फिर भी कई वरिष्ठ नागरिक वित्तीय असुरक्षा, अपेक्षा, दुर्व्यवहार और प्रक्रियात्मक जटिलताओं जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। सीमित जागरूकता, गतिशीलता की कमी और समय पर सहायता न मिल पाना उनके लिए न्याय प्राप्त करने को कठिन बना देता है। दिशा योजना के अंतर्गत ये पहलें इस चुनौतियों का समाधान करती हैं और कानूनी सेवाओं को अधिक एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और यूज़र फ्रेंडली बनाती हैं। आज के इस वेबिनार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, व्यवहारिक और प्रभावी उपायों पर चर्चा करना तथा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। एक रिस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए लीगल एक्सपर्ट्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स की सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक है। मैं न्याय तक पहुंच के विस्तार में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका पर भी विशेष रूप से बल देना चाहता हूं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेली कंसल्टेशन और ऑनलाइन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स सेवाएं प्रदान करने के तरीके को बदल रही हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये साधन सिंपल और इंक्लूसिव हों, ताकि वरिष्ठ नागरिक भी बिना किसी कठिनाई के इनका लाभ उठा सकें। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा से महत्वपूर्ण सुझाव और ठोस अनुशंसाएं सामने आएंगी, जो हमारे सामूहिक प्रयासों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक होंगी। हमारे सीनियर सिटीजन्स की आबादी आई थिंक 2036 तक का जो है वो 23 करोड़ होने का अनुमान है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट आपका था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो 2019 में आई थिंक अमेंडमेंट भी हुआ था। उसमें सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कई कोर्ट की जजमेंट भी आई हैं, जिन्होंने उनके जो हकों को फेवर किया है। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जो बिल उन्होंने कर की थी वो भी उन्होंने रेस्टोर की है, प्रॉपर्टी रेस्टोर की है। इसी आशा के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति आपकी उपस्थिति और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरी आशा है कि यह सत्र बहुत सार्थक और सफल रहेगा। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस वेबिनार का औपचारिक शुरुआत की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Good afternoon. Namaskar. A very warm welcome for everyone here present here and who has joined online. ये एक बहुत ही ज़्यादा important webinar है, strengthening access to justice for senior citizens, legal awareness and effective remedies, organized under Disha scheme, designing innovation solutions for holistic access to justice. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कि वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर कंसर्न हमारे डिस्कशन के लिए लेके आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, ताकि एज अ मॉडरेटर आई ऑल्सो गेट मोर इंसाइट ऑन द टॉपिक। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आई विल ट्राई वेरी ब्रीफली इंट्रोड्यूस ऑल दी स्पीकर्स फॉर टुडे. So firstly, I would like to welcome Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary, Anugrah RRTC. Anugrah is a registered national level body for support that supports a voluntary action for national development, serving underprivileged communities across India. Anugrah has covered a wide spectrum of issues in community development. It is represented in several key committees of central and state government and as India's first regional resource training center on aging. And under the Ministry of Social Justice, Government of India, it has conducted several research, training and capacity building projects towards empowering the caregivers and elderly. Welcome, ma'am.
Our second speaker today would be Professor Dr. Vageshwari Deswal. She is a distinguished professor of law at University of Delhi, specializing in criminal law, child rights, and gender justice. Dr. Deswal's multifaceted career encompasses roles as an academic, author, feminist, newspaper columnist, and activist. An avid researcher, she has published 8 books and several research articles in various journals. She has done various research projects for NCW, NHRC, and ICSSR. Her blog, titled Legally Speaking, is published by Times of India. A resource person in several judicial academies and administrative training institutions. She is often invited for the legal discussion by the Doordarshan and Sunset TV. She's celebrated for her insightful contributions in academic scholarship and active involvement in addressing social issues. Dr. Deswal's dedication in advancing justice and equality is evident through her influential work, which enriches academic dialogue and fosters meaningful societal engagement. Professor Deswal has been actively involved with the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice in spreading awareness regarding the 3 new criminal laws, and is credited with publishing the first 3 textbooks on the 3 new laws as well. Welcome, ma'am. Next speaker for us would be Professor Dr. Purvi Pokhriyal, is a distinguished academician and a legal professional, currently serving as Dean of School of Law, Forensic Justice and Policy Studies, and as a Director of NFSU Delhi campus. She also holds position of Director, Academics, Research and Consultancy at NFSU. With over 25 years of experience in academics and more than 15 years as a senior academic administrator. Professor Pokhriyal has made significant contribution to legal and forensic justice education. Prior to joining NFSU, she has served as a dean and director at Institute of Law, Nirma University, where she played a key role in institutional development and academic leadership. Professor Pokhriyal actively contributes as a consultant and a legal resource person for several governmental and non-governmental organizations, contributing to policy, legal education, and capacity building initiatives. She has made a history as first female chairperson of Indian Society of Criminology from year 2022 to 2024, reflecting her pioneering leadership role in this particular field. Welcome, ma'am. I am also a life member of Indian Society of Criminology. I would now like to welcome our third resource person speaker here. Dr. Nitesh Saraswat is a senior assistant professor at Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. With over 17 years of teaching and research experience, he holds a PhD in law, along with diverse academic qualifications, including BCom Honors, EMBA, LLB, LLM in Human Rights, and a postgraduate diploma in Security Analysis and Portfolio Management. In addition to the academic role, he has contributed as a master trainer with Saksham team under TISS GFTA Round 7 project from 2009 to 2015, working on training initiatives related to public health and counseling services. Dr. Saraswat has actively participated in academic discourse with over 50 national and 15 international seminars presentations, along with numerous workshops, faculty development programs, and refresher courses. His scholarly contribution includes over 25 research paper articles in national and international journals, book chapters, and edited volumes titled Code of Criminal Procedure and Juvenile Justice. He has also supervised multiple dissertations and has successfully guided PhD, showing his strong commitment to research and mentorship in academic development. I welcome you, sir. After giving a clear description and the academic qualification as well as experience of the speakers, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हम लोगों को जो चीज़ समझने की यहाँ ज़रूरत है, हमारा जो रिसर्च है और आज का डिस्कशन है वो स्पेशली 4 बिंदुओं पे रखा गया है. पहला, कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़.
सेकंड है साइबर सिक्योरिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स. तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड क्लासरूम और इंस्टीट्यूशनल लर्निंग. एंड चौथा है राइट टू मेंटेनेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स. ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं हर एक स्पीकर को डायरेक्ट करते हुए आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्पीकर टुडे हु हैज़ मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग, जो कि रूरल इंडिया एज वेल एज अर्बन इंडिया के लोगों का खास करके सीनियर सिटीजन से डील करते हुए है. बिकॉज ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट इज how community level initiatives can support, एक चीज support and prevent, especially dealing with elder abuse senior citizens के साथ में. तो मैम आपको रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि आप डिस्कशन शुरू करें. We have a presentation, so we can. May we have the presentation, please? नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा चौधरी अनुग्रह की अध्यक्षा हूँ. आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और ये पहला अवसर है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है. अवसर मिल रहा है और इसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. आज का विषय बहुत सामयिक है और साथ ही बहुत इमोशनल भी है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से ये जो टॉपिक है सीनियर सिटीजन्स केयर का, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहरों में हो, उसके प्रति जागरूकता करनी हो या पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो, तो इस प्रकार का जो एक्सेस टू जस्टिस का ये मुहिम जो है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अधिकारियों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे इसको बढ़ाना चाहूँगी. कृपया आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए प्लीज. नेक्स्ट. एक ब्रॉड पिक्चर जो जॉइंट सेक्रेटरी सर ने शुरुआती विचारों में कही कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जेविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है. यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है. कहीं पढ़ा है कि बोझ नहीं, अभिशाप नहीं है, जीवन का वरदान बुढ़ापा, आशीर्वादों के कल्प वृक्ष ये, अनुभव की हैं ये खान, वह समाज देश धन्य जो वृद्धजनों का करते सम्मान. तो हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं. और ये जो स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं कि जिसमें एक बहुत बड़ा जो 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं. 58% से ज़्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं विडोज हैं और ये इंगित करता है कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है. नेक्स्ट प्लीज. ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं. वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन
और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो घर से ज्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। नेक्स्ट। अब हम आज का जो एक विषय है, मैंने शुरू में यही कहा कि बहुत भावनात्मक, बहुत इमोशनल विषय है, क्योंकि भारत जिस प्रकार की एक सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था में रहा है, उसमें ये शब्द मुझे याद है 15 साल पहले मैंने जब इस पे काम करना शुरू किया, और पहली बार 15 जून 2007 में मुझे याद है एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जब मैंने ऑब्जर्व करवाया यूनाइटेड नेशंस के साथ दिल्ली में, तब भी बहुत एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट था कि भारत में तो हम इस प्रकार की बात ओपन में कह भी नहीं सकते, बात सोचना भी एक असंभव सा था कि वरिष्ठ नागरिकों के प्रति दुर्व्यवहार कैसे हो सकता है। जहां हमारी संस्कृति मातृ देवो भव और पितृ देवो भव को हम सेलिब्रेट करते हैं, how can we think of any kind of negligence, abandonment or torture of senior citizens, and worse still, abdicating our responsibility and shunting them to nondescript old age homes was something unheard of. However, it is a reality. Next, please. And every year एक राष्ट्रीय सर्वे करती है एक संस्था, और उसमें जिस प्रकार के आंकड़े सामने आते हैं और 10 साल बर साल आ रहे हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं कि अब्यूज केवल वही नहीं होता वरिष्ठ नागरिकों का जो आप फिजिकली देखते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाना या हाथ उठाना, पर ये एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें निग्लेक्ट, अबैंडनमेंट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर, और यहाँ तक कि जब वो व्यक्ति उस दौर से निकलते हैं मानसिक और इमोशनल उससे, तो सेल्फ निग्लेक्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। कुछ साल पहले अखबारों में ये भी पढ़ा था कि जो रोड साइड या स्ट्रीट पे रहते हैं, जो बेगरी करते हैं काफी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनसे चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो समस्या है, जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओज इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। और नेक्स्ट प्लीज, you have to be little quick because I have very limited time. So, अब ये प्रश्न आता है, जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको, और डॉटर इन लॉ, वही अत्याचार या दुर्व्यवहार करते हुए पाए गए। और इसके बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं, वो इसके शिकार पाए गए। नेक्स्ट प्लीज। बट उसमें टाइमर है क्या? Okay, because I am covering the 12 minutes slot, so I am going a little fast. That's all right. तो हम अक्सर जब हम ये बात करते हैं इस प्रकार की गोष्ठियों में, तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के? तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, एल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं।
और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुध-बुध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। नेक्स्ट प्लीज। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निगलेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, उनके देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। ये कुछ इस एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर, समाज या परिवार के लोग करते हैं। एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। नेक्स्ट प्लीज। इमोशनल अब्यूज जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वर्बल असॉल्ट, थ्रेट्स। नेक्स्ट प्लीज। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पे इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पे अपनी वसीयत बनाएं और अपने नाम पे सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें। नेक्स्ट प्लीज। ये आ गया है, नेक्स्ट प्लीज। अब जो मेन प्रश्न है आज के एक्सेस टू जस्टिस, हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं, तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं 3 लेवल्स आपके सामने ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना। समय पे जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना। सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना। ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए
काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना। जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियां उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो आरडब्ल्यूएज हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है। आने वाले समय में डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो जहां वो वहां आके कुछ समय अपना दिन में व्यतीत कर सकें और हम उम्र लोगों के साथ मिल सकें। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरे ख्याल से इसको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगी क्योंकि अगले जो वक्ता हैं वो इस पे बोलेंगे। अब इसमें बहुत एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट प्लीज। रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ। और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय रहता है। नेक्स्ट प्लीज। So this is the broad mandate, from training and capacity building to research to advocacy to data bank generation। और इसमें एक बहुत important चीज है, ensuring मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, सीसीटीवी या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। नेक्स्ट प्लीज। So this is a broad range of beneficiaries and collaborators। हमारा एक मुख्य काम रहता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस, SLSAs और लीगल डिपार्टमेंट्स के साथ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उनको इनपुट्स प्रोवाइड करना, टेक्निकल इनपुट्स। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे मैंने कहा जैसे कि केयर गिवर्स और ओल्ड एज होम्स, इनके प्रति ये मुख्य तरह के हमारे, बस आई थिंक लास्ट फ्यू स्लाइड्स आर ओनली देयर। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं। और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे। और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स विमेन के ऊपर। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके। नेक्स्ट प्लीज।
और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है जो राज्य सरकारों के साथ मिलके रन होती है। ये दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं। स्वाभिमान परिसर सीरीज है ये, 2010 में शुरू हुआ। सम्मान केंद्र, स्वाभिमान केंद्र लेह लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में कई जगह, और फिर हरियाणा, और अब ये दिल्ली में करीबन 2500 वरिष्ठ नागरिक इसके पंजीकृत मेंबर हैं और अलग अलग गतिविधियां इसमें नियमित रूप से होती हैं। इसमें हर वो डिपार्टमेंट और हर वो सर्विसेज जो वरिष्ठ नागरिक से डील करती है उनका सेंसिटाइजेशन और संवाद, सीनियर संवाद प्रोग्राम हर महीने हम आयोजित करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाएं, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन्स। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने आप सबसे कहा कि 15 जून वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टुवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age-friendly India and age-friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this. Next please. Thank you so much. This was what my presentation was. We'll welcome the questions later on. Thank you. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट। क्वेश्चंस हम इस डिस्कशन के एंड में लेंगे। हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए साइबर सिक्योरिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स। I would now request Professor Dr. Purvi Pokhriyal, Director NFSU Delhi Campus. मैम खास करके अभी क्योंकि सारे ही गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म और प्राइवेट प्लेटफॉर्म सब ऑनलाइन ही चलते हैं, तो काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अभी डिजिटल अरेस्ट या फिर इम्पर्सनेशन या फ्रॉड के केसेस, जो कि खास करके ऐसे लोग एल्डर्स जिनके पास में थोड़े डिजिटल अवेयरनेस कम है, वो काफ़ी रीजन जिसके कारण ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और वो इन चीज़ों को किसी सही तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैम आप ऑन द टॉपिक ऑफ प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन एंड सिंपल प्रिवेंशन मैकेनिज्म जो इस तरीके के साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस और साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स, मैम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू। Namaskar. At the outset, I'm really thankful for the Department of Justice for organizing this event and inviting me over here. So the topic that is chosen by me for today's seminar is cybersecurity for senior citizens. Are you going to share the presentation or should I share the presentation? We'll share from here, ma'am. We will share it from here, ma'am. Okay. So, by the time the presentation is shared, I just would like to give some of the statistics. As we all know, as of now, the presentation is here. Okay. As we all know, so this presentation I have created as a part of the playbook. This is a playbook for all the senior citizens in order to ensure that they remain cyber secured. So this is an emergency playbook for the prevention, recognition, and rapid response for all the senior citizens with reference to all the cybersecurity measures. Because as we all know, safety online now means safety in everyday life. Because as we all know, जागृत अवस्था के जितने भी घंटे हैं, वो घंटों में से तकरीबन 50% टाइम खाली युवा ये मोबाइल फोन पे नहीं बिताता है। आजकल जो हमें जो देखा है, वो जो एल्डरली पर्सन्स होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादातर कुछ करने का रहता नहीं है, दे आर जनरली बीइंग फ्री, सो दे आल्सो इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर टाइम in their awakening position on these mobile phone largely. So at that juncture, it is very important that we all understand what are the issues that is being faced by them. Because
According to the Ministry of Home Office report, because we come from the Ministry of Home Affairs and we work very closely with the I4C. According to the National Cybercrime Reporting Portal, NCPS, the cyber fraud, that due to the cyber fraud, especially the senior citizens who has lost their money, that is rose. Like earlier in 2022, it was 2,000 crore. That is increased to 7,000 crore in 2023 and 22,000 crore alone in 2024. Or certain has tracked more than 20 lakh cybercrime incident in 2024 and more than 20 lakh cyber incident in 2025. So this is the rate with which this particular cyber fraud is rising exponentially. And if we talk about the UPI transaction, so only 22.6 billion UPI transaction only in March 2026 alone that is being recorded. So that is something around 29. Please, previous slide. Now, in this case, and if you look at the population, previous slide, please. If you look at the population with whom for whom we are targeting over here, 30% of the Indians aged 60 plus have ever used internet. And in 2024, as I said, cybercrime losses spiked to 22,000 crore and 1,23,672 digital arrest incidents have been reported. And this is something which is quite alarming situation. And since we are navigating this complex financial system, that is being built overnight, and that's the reason that we have to be very, very careful. It's not the personal failing or it's not the systemic failing, but it's all about the awareness and the kind of a knowledge that we all should have when we are using the digital devices. Please, next. Now, if we talk about what are the modus operandi, so it's not something that only the illiterate people or ignorant people or who are not exposed to the greater awareness of the digital devices, they are getting exposed. Basically, even the doctors, we have recently noted that elderly doctor couple kept under the arrest for 2 weeks and they looted almost 14 crores. An engineer, 71-year-old retired engineer, manipulated over months and he lost 1.17 crore. A teacher, 65-year-old retired teacher, he also lost all his pension money, 99 lakhs, and even the civil servants. So it's not something that is only for the rural India or it's only for those people who are not very well versed with the using of technology. And that is precisely the reason that the Supreme Court of India has expressed a concern about this because educated and experienced senior citizens are also getting prey into this thing. And that's the reason that the entire investigation of these digital arrests is being handed over to CBI. Only the CBI would be will examine and investigate all these cases. And so this is the seriousness with which we are looking at the digital arrest cases. Now, there is an illusion when we talk about the digital arrest because there is no legal concept like digital arrest under any of the Indian law. So what is the modus operandi? The tactic that they are using, as we all know, we have been reading in different newspapers and through different social media. The tactics that the fraudsters they use is that they impersonate either the police officials or the officials from the Telecom Regulatory Authority or the officer from CBI, NIA, IB, and then they use a fake legal document and then the video call. Because when we talk about the video call, we all live into the era of the deep fakes. So this is also a serious concern that we'll be discussing a little later. So one thing is that they impersonate like these officers. The other thing is that they impersonate as a judicial officers or as a police officers, and they demand money for any bail or for any fines, for the income tax fine. So basically, this is kind of a threatening thing. Actually, the truth is that there is no, in any case, no real regulatory body or the law enforcement agency would ever conduct investigation or interrogation or collect any payment
through WhatsApp or through video call or any kind of a Skype or a Zoom or any Google Meet. They never do that. But sometimes, as the previous speaker rightly pointed out, we at these vulnerable age, we get into such a kind of a psychological mindset. We feel so much lonely. We feel so much, secluded. And at that juncture, anyone is calling, we just get into that prey. Now, when we talk about the equation of red, as I said, the scam story that constantly getting changed, but the core formula is this. If you analyze all 1,23,000 digital arrest cases that happened in the previous year, we can classify those cases into these 4 categories. The first is that unexpected call from the police or from customs or from a bank or a court. They are exercising their authority. The other thing is that the most important part, which we all should be quite well aware of, that they really want everything to be complied with great sense of urgency. So they threatens that the account will be frozen or the number will be disconnected immediately, or the person would be sent behind the bar, that the person would not get a bail who is the dear and dear ones. And then they insist upon the secrecy, that if you share this information to anyone, then there would be some kind of a consequences. So instruction to be stayed in hidden, and they are not allowed to hang up the phone or not to speak up to any family. And they ask for the immediate, either this transfer of money or an OTP, Aadhaar, PAN, screen sharing, or they are just sending the link for the KYC verification. So all 1,23,000 cases which is certain has reported, if you analyze this thing, they all fall into the 4 categories, and ultimately they all result into the scam. Now, what are the things that we are supposed to do? What is the rule? What is the playbook over here? The playbook, the fire drill, what to do in the first 10 minutes. The first 10 minutes, basically when anyone is trying for the digital arrest, they are putting you either in shame or in panic. The fraudsters would try to put you in shame or in panic. And that's the reason that they always demand a speedy actions. So what we are supposed to do when we are receiving any such kind of a call, the first and the foremost thing which we are supposed to do is that we have to disconnect the call. Or if you're chatting, we have to stop the chat immediately, and we should not transfer, even if they are insisting, we should not transfer a single rupee if you're using through UPI. Immediately, we have to dial 1930. This is 1930 by I4C. This advertisement is been given number of times to different kind of a public media, to social media. Immediately, this is 24/7 1930 helpline for any kind of a cyber fraud. So we have to register our complaint immediately on 1930. If they are asking for any bank transactions, or even if they are not asking bank transaction, we have to immediately call our bank customer care number, and we have to immediately block or freeze our account. Even we have not shared the OTP, we have not clicked the KYC link. But if we receive any kind of a suspicious call, the bank account is to be immediately preserved. And the most important thing, we should never delete the chat or the message or a call. We should always preserve all kind of recording in terms of the screenshots of call logs or UTR numbers or WhatsApp messages. They immediately is to be preserved through the screenshot as an evidence. Please next. The other so this is you have to do in the first 10 minutes. Now in the next 24 hours, we have to report and block. So the file an official report. We have a cybercrime.gov.in. That is the website. We have to lodge an official complaint there with if any transaction has happened, with all details of the transaction dates, UTR, or any whatever the evidence is that we may have. We have to report the number through which we received the mail. So for any suspect repository or receiving number, we have a Sanchar Sathi or a Chakshu special platform, which is the government has taken an initiative. We have to report this specific phone number or a message which is being used by these scammers. We have to block
handset. If required that, if our handset is being compromised or a handset is stolen, or we feel that, there is some kind of the hacking has happened with our handset, we have to immediately block our handset. And then if required, we also need to escalate with the bank. If the bank fails to resolve our grievances after the process is triggered, we have to escalate to the RBI ombudsman also, because we have the RBI helpline number also available. So we have to immediately do that. And then we have one case study to discuss over here, that if we do this thing in the next 10 minutes, in the next 24 hours, there was a recent case, that 71-year-old victim in Hyderabad recovered 36 lakhs rupees immediately out of 43 lakhs that was being stolen, because he has taken the immediate steps and he has escalated the matter. Because the first 24 hours is very crucial to track the fraudsters. Now, what are the evolving threat radar which we are really concerned with? As I said, the first and the foremost is an AI deepfakes. And there is no solution. We don't have any defect detectors, thanks to the recent rules that is notified that, if any AI video is, so it is a duty of the intermediaries to report that it is an AI generated video. But still, when it comes to the deepfakes, and the deepfakes is being is either the audio or a video which is being shared, so at that point in time, it becomes really complicated for the family members to really decipher the truth, that whether it is a fake video or it is a real call. The second is that fake KYC or a SIM deactivation, that your SIM is deactivated, you have to send your OTP or Aadhaar number. So there are many elderly people, because at the same point in time, the elderly people are very scared of getting disconnected with the relatives, with the kids, with a son or a daughter. So they generally get to prey into this. The fake investment apps that are, because when they are there, the elderly people at home, there are many times, they are surfing the YouTube, surfing different social media, different sites. So there are so many, tempting advertisement promising them for the highest return or a very cheap product. And then, they have to just click on that link, and they generally do that, and they get into the prey. There is an identity theft, especially with reference to your PIN number. Dr. Purvi, I would request you to a bit hurry up a bit, ma'am, because there are the two speakers. Yes, sure. So these are the tempered codes, and so these are the different. These are some of the evolving threats which we are yet to encounter the solution with. Please next. So how to spot a real versus fake institutional behavior? Because the real institution would never give any kind of a call through WhatsApp or a Skype. They would always send a communication which is in a written form. They will never get. They will never tell you to do anything instantly, and they will never ask you to share any number or KYC. So these are the few things which we require to bring awareness amongst the elderly people. Yes, please next. Next, please. Yeah. So the another thing which is important, that law is in our side, because when the third party breaches any cases at that point in time, and if we report this thing within 3 working days, then it is the liability is not on your part. There is a liability is on the part of the bank. So this is something if we are acting immediately, then it's a zero liability on the part of us. There is a heavy criminal penalty under the IT Act and under the BNS as well. And as I said, Supreme Court is also backing this thing, and that's the reason that CBI is being investigated with the powers to investigate with the digital arrest cases. So we hope that the CBI investigates instantly and can then, with NCIPC and with the help of the CERT-In and I4C initiatives, this tracking can be done immediately. Next, please. Next, please. So these are, next, please. Hello.
So there is one last point I would like to say, that never do, we elderly persons should remember one thing, that they should never commit any kind of an actions without discussing with one trusted person. The trusted person could be any relative, neighbor, or anyone. So without discussing this thing, they should not do any transactions or any monetary transactions or any such kind of an actions with reference to sharing of any information. So that is one rule that we have to remember of the family protective shield, so that we have to inform and make elderly person aware about it. So and then of course there are so many safety reflexes that we have seen every day with reference to never share any OTP, PIN, and CVV, ignore any link. So this kind of an advertisement that is being shared with and they are bringing awareness through different platforms that we have seen every day. Please, next. Ma'am. Next, please. Yes. So last thing, there are three numbers that we have to remember: 1930, RBI contact 11448, 11457, and these are the few things which we have to keep very handy every day on the dining table or on the drawing room, so that we can take any immediate actions. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Moving forward with our discussion on the topic of the third issue, that is constitutional values in classroom or institutional learning. I will now request Professor Vageshwari Deswal to specifically deal with strengthening access to justice for senior citizens, especially reflecting on how law schools, university education and the institutions जो इसी तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, उनका किस तरीके से रोल है इन द प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स. थैंक यू डॉक्टर रिधिमा. सो आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, श्री यशस्वी कुमार, खयाती रिधिमा, अनुग्रह से आई मैडम आभा जी, लॉ फैकल्टी से आए मेरे कॉलीग्स डॉक्टर नितेश, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर कैलाश कुर्मी, दूरदर्शन से आए प्रोड्यूसर साहब और उनकी सारी टीम, और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं और जो भारतवर्ष में कोने कोने से हमारे साथ आज इस व्याख्यान में जुड़े हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक पे मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर इस वेबिनार का आयोजन किया. अब जो टॉपिक मुझे दिया गया है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ टू क्लासरूम लर्निंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड एजुकेशन. ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है आज के समय में? क्योंकि भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है. हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी, वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी. और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा. नेक्स्ट प्लीज़. तो हम जब इस टॉपिक पे बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे. इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं. यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है. तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है. वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं. अगर हम मनुस्मृति से कोट करें, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध पुसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु ज्ञान यशो बलम. मतलब जो भी अपने एल्डर्स को ग्रीट करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, तो फिर उसकी
आयु भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ता है, ख्याति बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। साथ ही अगर हम तैत्तिरीय उपनिषद जो कि यजुर्वेद का एक अध्याय है उससे हम कोट करें तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव, साथ में हमने आचार्यों और अतिथियों का भी जिक्र किया है। तो ये सब हमारे लिए देव स्वरूप हैं, बहुत ज़्यादा आदरणीय हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज़, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। तो नेक्स्ट प्लीज, अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज की आवश्यकता है उस चीज का ध्यान रखा जाता था। उससे विल गो टू द स्लाइड विच यू जस्ट क्रॉस्ड, द लास्ट वन। ओके, लोनलीनेस की तो कोई बात ही नहीं। अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं, उसमें उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी भी थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। तो पुरुषों के ऊपर जहाँ की बहुत ज़्यादा बर्डन भी पड़ा इस सब में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधिकार क्षेत्र में कोई हनन नहीं हुआ। तो ऐसे में हमें अपने सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जो आज का व्याख्यान आयोजित किया गया है, इसमें हम उसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, वो कहता है नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं। तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। Article 41, state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing right to public assistance in cases of old age. And Article 46, जो कि mandate करता है कि state हमारे जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के economic interest को protect करे। उन कमज़ोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो Article 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों को सुरक्षित रख सकें। उसके अलावा हमारे पास अन्य कानून भी हैं, जैसे कि हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जहां की ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए, पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब कानून क्या कहता है? न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि
भी बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है। पहले हम सीआरपीसी कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी, जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहां पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट चलेंगे, ये राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन्स एक्ट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ मेजर एरियाज जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है, कई बार ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता, हाथ पैर हिलने लगते हैं, चलने में उनको सहारे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कभी घुटने बदलवाने हैं, आर्थराइटिस है, फिर मेंटल इश्यूज भी मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स भी हो जाते हैं, एल्जाइमर्स है, पार्किंसनिज्म है, डिमेंशिया है, डिप्रेशन है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हेल्थ केयर की आवश्यकता है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए जो कि हमारे स्टेट में बना भी रखी हैं। हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहें। उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। मल्टी जेनरेशनल बॉन्डिंग, अलग अलग पीढ़ियों में किस तरीके से हम बॉन्डिंग कर सकते हैं, खैर मैं अगली स्लाइड में इसकी बात करूंगी। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, जैसे कि आज दूरदर्शन यहाँ से इसका सीधा प्रसारण कर रहा है भारतवर्ष में, इसी तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन्स के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए। तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलकर उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स, प्रेजेंटेशंस, वहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, किसके दादाजी का सबसे बड़ा पैर है, किसकी दादी के सबसे लंबे बाल हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है। कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना। हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली
एक्सेस कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज़ तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं। हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। अब एक देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतम एक गेम डिज़ाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारी के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR, किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जा कर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है, सारे के सारे हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा। वो ये नहीं समझते परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी, आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी, आप तो समझ सकते थे। लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी हैव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिससे की वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं, अवेयरनेस जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारा जो चौथा इशू है दैट इज़ राइट टू मेंटेनेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर नीतेश सारस्वत फॉर डीलिंग विद द टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे कुछ कहने के लिए बुलाया गया। श्री सुरेश कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, श्री यशस्वी कुमार जी, ख्याति जी, एवं प्रोफेसर पूर्वी पोखरियाल मैम एंड प्रोफेसर वागेश्वरी मैम, सभी ने इतना अच्छा डेलिब्रेशन किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, परंतु फिर भी कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं शुरुआत एक डायलॉग से करता हूँ कि उम्र बिता दी हमने बच्चों की फिक्र में और बच्चे अब व्यस्त हैं हमारी कमियों के जिक्र में।
ये बहुत ही अच्छा एक आप देख सकते हैं कि हमारी जो फैमिली वैल्यूज हैं वो किस प्रकार से गिरती चली जा रही हैं, कि हमें इस बारे में भी डिस्कशन करना पड़ रहा है कि बुजुर्गों का हम करें क्या। ये सबसे बड़ी बात लगती है और अजीब भी लगती है कि गवर्नमेंट पूरा इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, सब कुछ करती है, परंतु जब तक परिवार से अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, बुजुर्गों को जागरूक करने की हम बात कर रहे हैं, उनको सहायता देने की बात कर रहे हैं, परंतु इतने बूढ़े लोग अगर सहायता लेने बाहर आएंगे तो फिर जवान लोग क्या करेंगे। तो बेटर ये है कि हम जो यंग जनरेशन है उसको ट्रेन करें कि जो हमारी फैमिली वैल्यूज हैं, जो वासुदेव कुटुंबम का हमारा सिद्धांत है, हम उसको फॉलो करें ताकि एक परिवार में सामंजस्य बना रहे। हम ये भी कहते हैं कि बुजुर्ग पूरी खजाना है, एक लाइब्रेरी है, तो बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड मैं आपसे चर्चा करूंगा, बाकी सारे विषयों पर चर्चा हो चुकी है। तो जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो कई सारे वाद में ऐसा कहा गया कि राइट टू डिग्निटी, डिग्निटी मतलब गरिमा, गरिमा की जब हम बात करते हैं तो ये गरिमा का अधिकार भी हमारे अनुच्छेद 21 के अंदर, हमारे लाइफ जीवन के अधिकार के अंदर सम्मिलित हो जाता है। इसी तरीके से हमारे नीति दिशा निर्देशों के अनुसार अनुच्छेद 41 और 46 के अनुसार भी प्रावधान है कि हम बुजुर्गों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए हम अच्छे से कानून बनाएं, उनकी सहायता के लिए कार्यान्वयन रहें। इससे आगे यदि हम चर्चा करें तो एक नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। यस, तो ये कुछ कोर लॉज हैं, जो कानून है, जो हमारे मैम ने भी अभी बताया, वागेश्वरी मैडम ने, कि कुछ धाराएं हैं जो मेंटेनेंस के लिए हमें बताती हैं। जो नया बीएनएस हमारा है, एक सेक्शन 144 के तहत मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट्स, जैसे कि हमारे परिवार के वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी आपस में मेंटेनेंस क्लेम करते, तो पहले हम धारा 125 के अंतर्गत करते थे, तो अब धारा 144 के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर भी हम बुजुर्गों को, कानून तो है, यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। बुजुर्ग इस हालत में है कि वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो मेंटेनेंस एक्ट, जो हमारा वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में जो आया, जिसमें हमने कुछ प्रावधान इतने अच्छे बनाए, जैसे कि ट्राइब्यूनल से संबंधित है कि एक अलग से ट्राइब्यूनल ही बना दिया जाए, अलग से न्यायाधिकरण बना दिया जाए, एक मंथली उनको एंटाइटलमेंट दे दिया जाए, प्रॉपर्टी से उनको सुरक्षा दी जाए, जो धारा 23 बताती है कि अगर प्रॉपर्टी आपने मेंटेनेंस के एवज में प्रॉपर्टी दे दी है तो प्रॉपर्टी भी आपसे वापस ली जा सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, परंतु पता नहीं फिर भी क्यों हमारे यहाँ पे कमियां रह गई। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। कुछ आंकड़ों पे अगर यदि मैं देखूं कि 31% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हेल्थ का इंश्योरेंस और बुढ़ापे में उनको दवाइयां नहीं मिली जाती हैं, और बजाय इसके कि हमारे पास प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना है, बहुत सारी दूसरी योजनाएं हैं, फिर भी ये चीज हमें नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में कहीं कमी है। तो ये एफर्ट्स हम किस प्रकार से बढ़ाएं, उसके लिए हम कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज पुरानी भी आप देख सकते हैं, जैसे कि एक पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्संस, जो 1999 में आई। ये काफी क्रियान्वयन भी रही और बहुत अच्छे से एक अप्रोच के साथ में एक एजिंग पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशन देखते हुए, उनकी नेसेसिटी के लिए देखते हुए एक वेलफेयर अप्रोच के लिए हमने लॉन्च की थी। इसी तरीके से एक पॉलिसी 2011 में आई, इसी तरह की पॉलिसी है, जो इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट था। और इसके बाद एक अटल वायु अभ्युदय योजना, जो कि अप्रैल 2021 के अंदर सरकार ने यहाँ पे लॉन्च करी, और उसका जो प्रथम उद्देश्य था कि हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि एक बुजुर्ग अपनी सेल्फ रिलायंट और एक डिग्निफाइड गरिमा के साथ में अपनी जिंदगी जी सके। मैं आपसे ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक 60 साल की एज तो हमने बता दी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कई बार 55 की या 56 की उम्र में भी इंसान को लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया। और वो भी वो एज का जो गैप है 5 साल का, केवल उसी की वजह से अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को अगर सहायता नहीं मिल पाए तो वो भी एक विशिष्ट कुछ मामलों में हमें अलाउ करना चाहिए कि भाई उसकी मेडिकल कंडीशन अगर इस प्रकार है तो ये मेडिकल कंडीशन बेस भी हमें एक बुढ़ापा तय करने की भी हमारे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए।
उसके बाद एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स IPOPP हमारी एक पॉलिसी आई, राष्ट्रीय वायुश्री योजना आई, वायुश्रेष्ठ सम्मान स्कीम भी आई जो 2005 में आई, और एक सबसे बड़ी जो टेली हेल्प वाली जो योजना आई, एल्डर लाइन जिसे हम कहते हैं, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन, जो अक्टूबर 2021 में हमने लॉन्च करी। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। इसी के साथ एक इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम आई। इन सभी नीतियों का यदि हम निचोड़ निकालें और कहें तो हमारे पास में इसके रिजल्ट्स बहुत कम है, हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, और शायद इसी कारण से हम आज भी इसी के अंदर चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण है कि पॉलिसी गैप और जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं, जो नीतिगत अंतराल और संरचनात्मक खामियां हैं, उन खामियों को बेसिकली दूर किया जाए। जो हमारी यूथ है, उस यूथ को हमें ट्रेनिंग दी जाए कि किस प्रकार से आप एक टीम के साथ में, आप बुजुर्ग आपको कहीं दिखे तो उनकी हम मदद करें। वीक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, कमजोर प्रवर्तन तंत्र है, इसको हम थोड़ा सा सुधार लें ताकि हमें जो मेंटेनेंस से रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स हैं वहां पर भी फैसले जल्दी हो जाएं। हालांकि फैसले जल्दी होने चाहिए, परंतु कई फैसले जल्दी नहीं होते और हमारे पास में उसका भी कारण मौजूद होता है। तो पेंशन से रिलेटेड है मैटर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा इन दिनों मैं देखता हूं न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि पेंशनर्स के मैटर्स भी बहुत बढ़ गए। अब जो व्यक्ति 60 साल के बाद में अपनी पेंशन के लिए लड़ेगा और हम उसके लिए पॉलिसी की बातचीत करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी एक बातचीत हो जाती है कि हम किस प्रकार से उनकी मदद करें, वो तो खुद पेंशन के लिए झगड़ रहे हैं। फिर inadequacy of the pension and financial security schemes, then fragmented and non-holistic policy approach, खंडित और गैर समग्र नीतिगत दृष्टिकोण की वजह से भी ये परेशानी है। फिर एक जागरूकता, एक पहुंच की जो कमी है, जो आउटरीच एरिया आप देखेंगे कि गांवों में हम गांवों में आपकी जो रीच है, जो पॉलिसीज की रीच है, वो बहुत कम है, क्योंकि गांव आजकल खाली होते जा रहे हैं, हम शहरों में जा रहे हैं और पॉलिसी सारी शहरों में लागू होती है और हम शहर में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो गांव की तरफ जो एक्सटेंशन है, वहां पर एनजीओ के अलावा कुछ सरकारी स्कीम्स को हमें वहां पर भी भेजना चाहिए। और इसी प्रकार से जो संस्थागत हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी क्षमताएं कम हुई हैं, उन क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। राज्यों में एक समान कार्यान्वयन होना चाहिए। किसी स्टेट ने कोई पॉलिसी लागू कर दी और बहुत अच्छी चल रही है, किसी स्टेट ने नहीं की, तो ये भी एक यूनिफॉर्म स्टेज पे बराबर तरीके से सारे राज्यों को काम करना चाहिए। और सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसकी एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक निगरानी और एक जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। और जो स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां हैं, जैसे कि जो हम बुजुर्गों को स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी दवाइयों संबंधित जो अभी CGHS स्कीम और जो स्कीम्स हैं, वो बहुत ही मैं अच्छी मानता हूं, परंतु ये केवल उन्हीं को मदद करेगी जो व्यक्ति नौकरी करता था। जो व्यक्ति नौकरी नहीं करता, जो बिजनेस करता है उम्र भर, उस व्यक्ति को किस प्रकार से हम सहायता दें और ये मेडिकल की सहायता किस प्रकार प्रदान करें। मैं कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों के लिए तो ये सहायता बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। मेडिकल सुविधा तो उनके लिए मुफ्त होनी चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि कुछ बीमारियां जो ज्यादा कवरेज मांगती है या ज्यादा पैसा है, उसके हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन जो है हमें मिलना जरूर चाहिए। अब हम कर क्या सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहला रोल तो गवर्नमेंट ही निभा रही है, गवर्नमेंट सबसे बड़ा रोल निभाती है, और हम गवर्नमेंट के रोल में ही ये दिशा प्रोग्राम जो है हमारा, जो मेरे ख्याति जी से आते ही डिस्कस किया था, जिन्होंने मुझे बताया कि एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सर, वो हेल्पलाइन नंबर आप जरूर बताइएगा। वो है 14454, जो टेली लॉ के लिए है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो दिशा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम ये कॉन्फ्रेंस या संगोष्ठी कर रहे हैं, उसका भी जो एजेंडा है वो काफी कुछ मिलता जुलता है, परंतु इस एजेंडा को हम एक परमानेंट स्ट्रक्चर, एक परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर अगर तब्दील करेंगे, एक टीम स्पिरिट से काम करेंगे, तभी ये काम हो पाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग है, छोटे लेवल पे जो वर्किंग है, कम तनख्वाहों में यदि आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं या इस तरह की सेवा कार्य करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जरूरत है कि हम फंडिंग की भी थोड़ी सी या उनके पेमेंट की भी एनहांसमेंट की बात करें। तो लीगल अवेयरनेस की एनहांसमेंट होनी चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। एक मेंटेनेंस के संबंधित जो बुजुर्ग हैं उनको उनके कानून के बारे में बताना चाहिए कि आपको मेंटेनेंस का अधिकार है आपके। अच्छा, एक बहुत अच्छा केस भी है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखेंगे तो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल बेटों को ही अधिकार नहीं, बेटे को ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो माँ बाप को संभाले। बेटी अगर मैरिज हो गई है तो भी उसको माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इतना डेलिबरेट है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक कोलैबोरेटिव
अप्रोच होनी चाहिए सामान्य नागरिकों की सरकारी सहायता से होनी चाहिए, सरकार के सहयोग से होनी चाहिए, जिससे कि हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स क्रिएट कर सकें। जैसा मैम ने बताया, एक बहुत अच्छा अनुग्रह आप चलाती हैं मिनिस्ट्री में, सोशल जस्टिस में, तो ऐसे इनिशिएटिव्स और एनजीओस को साथ में लेकर हम सारी चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। और जो स्पेशली मेंटेनेंस की जब बात आती है, तो कुछ वादों में मेंटेनेंस के लिए भी कहा गया कि अगर मेंटेनेंस सिविल केसेस में यदि आपको कम मेंटेनेंस मिली और क्रिमिनल केसेस में अगर आपको ज्यादा मेंटेनेंस मिली है, तो जो ज्यादा मेंटेनेंस है वो आपको दी जाएगी। यस मैम, या जस्ट आई विल टेक इट। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर जैसा कि समय समाप्त हो गया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेंटेनेंस की चर्चा तो तब होनी चाहिए जब आपने पूरा एक रूट को जब आपने पूरा पानी से सींच दिया, और अब जब पेड़ बड़ा हो गया और जब पेड़ में फल पकने लगे, तो आप फलों को फेंकने के बजाय उन फलों से आप बहुत अच्छा पोषण लें, एक लाइब्रेरी है, आप उनसे ज्ञान लें, और उनकी मेंटेनेंस पे हमें बहुत अच्छे से पॉलिसी को ड्राफ्ट करना चाहिए। जो पहले पैसा जो मिलता था जो मंथली, उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता है कि महंगाई के हिसाब से उसको भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। अब मैं आगे डिस्कशन को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर के लिए टाइम डेडिकेटेड है। अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप पुट अप कर सकते हैं हमारे स्पीकर्स के लिए। May I? Thank you to all the speakers. First of all, it was a very enlightening session. I just wanted to know that there are a lot of people in this seminar who are already senior citizen or approaching that age. So I wanted to know what steps they could take to safeguard their rights financially and legally. Like once they go home, right now, what can they do right now? Approaching courts and other remedies are a second step, you know. So what can they do to safeguard their legal and financial rights at this moment? What steps, preliminary steps that could be taken to help them at this point? मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपसे कि एक इमरजेंसी प्रोविजन हमारे पास हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो ये बात भी सही है कि आज से अगर नींव मजबूत करेंगे तो आगे जाके आप अपने लिए प्रावधान करेंगे, परंतु अगर व्यक्ति कमाता है तो वो एक 60 साल तक कमाने के बाद में अपना इंतजाम कर चुका होता है। जो नौकरी में होता है, पेंशन मिलती है, जो भी मिलती है, परंतु कई बार ऐसा होता नहीं है कि हर व्यक्ति नौकरी ही कर रहा हो या अपने बुढ़ापे के लिए वो अपना पूरा अरेंजमेंट कर ले। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि बुजुर्ग को केस दायर करने के बजाय या वो अपनी मेडिकल सुविधाओं को उनको लड़ने के बजाय, या हम उनको एक इमरजेंट तुरंत एक उनको जो लाभ देते हैं, जो इमीडिएट रिलीफ है, कुछ इमीडिएट रिलीफ का प्रोविजन मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए कि तुरंत आपकी सिचुएशन देख के, आपकी जगह देख के, आपकी इनकम स्ट्रक्चर देख के, और एक ऐसी कोर टीम होनी चाहिए जो इस चीज को आइडेंटिफाई करे और तुरंत सॉल्यूशन प्रदान करे। एक ये भी है, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर अवर्स टू यूजिंग स्मार्टफोन्स, तो बहुत सारे आपकी चीज़ें ऑनलाइन चलती हैं, बट दे यूज दैट 99 रुपीज़ का जो छोटा सा फ़ोन होता है जिससे बटन वाला, दे डोंट नो एंड they just don't want to use smartphone and they'll keep the phone in there. So how do you reach out to those people who are averse to adopting technology? तो हम इतना tech savvy बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन there is a major part, my own parents are a living example that they just don't want to, वो फ़ोन उठाएंगे नहीं, चाहे कितने भी कॉल कर लो या रखा रहेगा, they forgot. So if you are face to face, so how to reach out to those people and how the services to reach? सर मैं ये कहना चाहूँगी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी जीवन तो चल ही रहा था, और ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ में जहाँ से आती हूँ, गढ़वाल से, उत्तराखंड से, वहाँ पर भी जीवन चल ही रहा है। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे रास्ते हैं जो इंसान इजाद कर लेता है और चलता है। मुझे लगता है कि जहाँ टेक्नोलॉजी एक बून है, वहाँ पर एक काफ़ी हद तक सिरदर्द भी है, तभी हम डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही एक इनफॉर्मल चीज़ बता रही हूँ, हमें अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करना चाहिए, हमें उनके पेरेंट्स बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, और हमें उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक इंडिपेंडेंस देने की कोशिश करनी चाहिए। लेट देम चूज व्हाट दे वांट एंड हाउ दे वांट टू स्पेंड देयर लेटर ईयर्स।
older couples themselves hurt each other's feelings. तो ऐसे में आप बात करते हो बच्चे, कई बार वाइफ हस्बैंड दंपति भी आपस में जब बात करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, हमें उनको रोकना पड़ता है कि मतलब you have crossed. So ऐसे में when your life partner itself is hurting you, your says by chance, so how do you tackle such situations and how do they support the other partner? ऐसी चीज अभी तक आई नहीं है हमारी नॉलेज में। जी जी, इसीलिए सर मैंने कहा कि घर की चार दीवारी में बंद रहने के बजाय इनको जितने आप एक्सपोजर देंगे, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज देंगे। और दूसरी बात ये कि काफ़ी लोगों ने कहा कि सेकंड इनिंग्स एंड सेकंड लर्निंग्स, और विदेश में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ थर्ड एज लर्निंग शुरू हो गई हैं, जहाँ पर वो कैलीग्राफी या फूल की सज्जा या गार्डनिंग, कहीं ना कहीं वो अगर बिजी रहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी मैं तो कहूँगी कि वो स्मार्टफोन ही है आजकल, उससे आंखें भी खराब हो रही हैं, सर्वाइकल भी इशू हो रहा है और मोबिलिटी कम हो गई है, आपस में बातचीत करनी बंद हो गई है। तो मेरे ख्याल से कुछ एवेन्यूज क्रिएट किए जाएं। और आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स ऑफ डे केयर सेंटर्स, और यूथ के लिए स्कूल और कॉलेजेस में क्रेडिट सिस्टम्स होने ही चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए उनके लिए कि वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी न किसी प्रकार से समय उनके साथ व्यतीत करें। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, परंतु हमारी जो मानसिकता है, जो हम सोचते हैं कि एक बुजुर्ग को सिर्फ मंदिर या मस्जिद में कीर्तन भजन में होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भाई आप ही सब कुछ लाभ लेना चाहते हैं। एक बुजुर्ग जो 60 साल में कोई कुछ मन में रह गया, तो वो अगर कुछ एग्जीक्यूट भी करना है, कुछ सीखना चाहे, तो हमें उनकी ये परेशानी भी सुननी चाहिए और उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। एक और सजेशन जो मेरे एक बार स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मैम इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम ये क्यों नहीं करते कि हम वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम अगल बगल क्यों नहीं बनाते, क्योंकि बच्चों को गाइड करने वाला कोई मिल जाएगा और बुजुर्गों को उनका साथ देने वाला कोई मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर हम कोई एक्शंस ले सकें तो मेरे ख्याल से इट वुड बी अ गुड सजेशन। कहा भी जाता है कि बच्चा बूढ़ा एक समान। And there are a lot of retired, people. We in Swabiman Parisar, Delhi, we are running. They are teaching underprivileged children, pro bono basis. So there are a lot of avenues they can do. So I think we'll wrap up this discussion. If there is any other question. मेरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जो हमारा आज का सब्जेक्ट था, मैं दैट इज लीगल अवेयरनेस इफेक्टिव रेमेडीज फॉर सीनियर सिटीजन। तो जैसा कि हम लोगों ने, आप लोगों ने बताया कि कैसे कैसी परिस्थितियों से लोग गुजर के आते हैं और वो एक सीनियर सिटीजन के जब कैटेगरी में आते हैं तो वी स्टार्ट देम प्रोवाइडिंग समथिंग। जैसा कि सर ने कहा कि 60 years इज नॉट द लाइन वेयर वी शुड स्टार्ट। माई क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, रियल सिचुएशन इन आवर विलेज। मैंने देखा है ऐसे बहुत से परिवार हैं, वो शुरू से ही उनके पास इतना ही पैसा होता था जिसमें कि वो अपना गुजारा कर पाते थे, ठीक है, वो खा पी रहे थे, उनकी माँ कमा रही थी, उनकी माँ कंडे बेचने अपने निकट बाजार जाती थी, लाती थी, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया, सब चीज़ किया। तो सिचुएशन ये होता है कि उनको अगर कोई बीमारी होती है छोटी मोटी तो वो केयर नहीं करते हैं, या ये सोच लीजिए कि ना उनके पास उतना दिमाग है केयर करने का, ना उनके पास पैसा है जो वो केयर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो उसी के साथ चलते हैं। और आप कह रहे हैं जैसे अर्थराइटिस, किसी को अर्थराइटिस ज़रूरी नहीं है ना 60 साल के ऊपर में ही उसको शुरू हो, वो पहले से हो जाता है। डायमेंशिया, इट इज़ नॉट कि वो 40 साल में नहीं स्टार्ट हो, अब तो 40 साल के लोगों को भी शुरू होना शुरू हो गया। तो वैसे लोगों को, ठीक है, जो शुरू से ही जिनके पास नहीं है कोई चीज़, और बाद में क्या होता है कि अब इन सारी बीमारियों से जूझते हुए जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे जब उस अवस्था में होते हैं, जब वो कमाने लगते हैं और वो नेग्लेक्ट टाइप का उनको मतलब आइसोलेट कर देते हैं, तो क्या लगता है कि आपको लीगल रेमेडी विल बी इसकी दवा है? आई डोंट थिंक सो मैम कि ये लीगल रेमेडी से नहीं जा सकता है। तो जो यहाँ पे हम लीगल रेमेडी की बात करते हैं, जब आप यू हैव नॉट स्टार्टेड इट अर्ली इन अर्लियर एज ना 40-45, ये चीज़ नहीं बताया जाएगा
तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा हमारे पास कुछ है या आपने कभी ऐसा इनकाउंटर किया है कि हाँ हमने उन लोगों को, क्योंकि ज़रूरत उनको है ये चीज़ का, जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं ना, जी मैं तो आपका उनको ज़रूरत है ये चीज़, तो क्या इसके लिए कुछ है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठा था कि हम लोग जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो इनके लिए क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं है मैम, हम वी नो वी कैन हैंडल इट, हमें उतना पता है, लिटरेट हैं, जैसा मैम ने बताया था, आपने बताया था कि 73% जो है आउट ऑफ 80 जो है वो इलिटरेट हैं। हाँ। आप एक रियल वो देखिए कि हमारे यहाँ एक मेडिकल वैन आ जाती है मैम गांव में, हाँ। तो सारे लोगों की बीमारियां निकल जाती हैं उसमें, और सारे लोगों को रेफर किया जाता है कि आपको ये बीमारी है और ये बीमारी है, बट तब बहुत वर्षों से वो ऐसे ही दबी चली आ रही हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि आगे जा करके उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और डेफिनेटली इफ ही सी इज नॉट वर्किंग और अर्निंग हिज हर मनी, दे विल बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि उनके बच्चे भी उतने लिटरेट नहीं। जी, आपने जो ये समस्या उठाई वो शायद 80% वरिष्ठ नागरिकों की भारत में समस्या है, जो छोटे ग्रामीण क्षेत्रों की हैं या फार फ्लंग एरियाज की हैं। और मेरा जो शुरुआती 15 साल या 20 साल का काम रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहा है और फार फ्लंग एरियाज में रहा है। तो देखिए, सरकारी योजनाएं, कानून, स्कीम्स जो भी हैं वो अपने स्तर पे काम कर रही हैं। वो जो पूरा महकमा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, वो अपने स्तर पे कर रहा है। पर जैसे कि हम सभी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस में कहा कि द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई सेड इज ऑफ द इंडिविजुअल देमसेल्फ, चाहे वो इलिटरेट हैं चाहे लिटरेट हैं। हमारी जो दादी नानियाँ थीं, वो जो इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ केयर थे या होलिस्टिक सिस्टम्स ऑफ केयर थे, अभी भी गांव में वो दादी माँ के नुस्खे और नानी के नुस्खे होते हैं, एंड दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। क्वेश्चन कम्स ऑफ राइट काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग, राइट काइंड ऑफ एंड अवेयरनेस। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। देखिए, चाहे वो कम संसाधनों में कमा रही है, चाहे बहुत ही पुअर फैमिली है, पर जिम्मेदारी तो है ही। गांव में आज भी सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स कई शहरी इलाकों से ज़्यादा सुदृढ़ हैं और उनकी देखभाल के मैकेनिज्म्स भी ज़्यादा सुदृढ़ हैं। यहाँ पर जो कोविड में हमने देखा, जो हाई राइजेस बिल्डिंग में वरिष्ठ नागरिक ट्रैप हो गए थे या अकेले पड़ गए थे, वी वर रनिंग द हेल्पलाइंस कॉन्स्टेंटली एट दैट टाइम। दैट काइंड ऑफ अ डायर सिचुएशन वॉज नॉट टू बी नोटिस्ड, एटलीस्ट इन द विलेजेस। देयर वर पीपल हु वर टेकन केयर ऑफ। तो ए, सेल्फ केयर, बी, बहुत ही बड़े स्तर पे जागरूकता प्रसार, सेंसिटाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ एंड अदर जनरेशंस इन द केयर ऑफ एल्डरली, वो पैरामाउंट है और रहेगा ही। सभी वर्क गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एसोसिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो इनको वरिष्ठ नागरिकों को छोटे छोटे संघों में, छोटी छोटी एसोसिएशंस में एकत्रित होना ही पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एसोसिएशन है वो है AARP, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स, AARP, which controls the entire vote share of the presidential elections and the elections there. तो ये भी एक important vote bank है, और मुझे लगता है हमारे काफ़ी सारे जो elected representatives हैं सर, वो 60 years plus ही हैं। जी, thank you so much. एक क्वेश्चन ऑनलाइन आया है मैम, क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने भी पूछा था कि गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है, तो हमारे पास पेंशन स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना है। पहले तो मैं पिछले क्वेश्चन का ही बताऊंगी। आई थिंक ये जो सेमिनार था, दिस वाज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वी हैव गॉट सो मेनी लॉज, वी हैव गॉट सो मेनी पेंशन स्कीम्स, और हमारे पास ये प्रोविजंस हैं जिसमें कि हम टेली कंसल्टेशंस भी ले लेते हैं, और लीगल एड जो डालसा के थ्रू ये इम्प्लीमेंट भी करता है इन सारे प्रोविजंस को। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अवेयरनेस नहीं है, उन तक ये जागरूकता कैसे ये पहुंचाई जाए। अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्या फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ तो स्टेट को इस चीज़ पर एक्शन लेना पड़ेगा कि हमने जबकि क्राइम्स तक में हमने टाइमलाइंस फिक्स कर दी हैं। इतने टाइम में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, इतने टाइम में ट्रायल होगा,
जजमेंट 15 दिन के अंदर अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये जो सिविल केसेस हैं वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं ये जो टाइमलाइंस है इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और इसको स्ट्रिक्टली वी विल हैव टू एडियर विद इट। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड that despite having so many laws, why is the benefit not percolating down to those who actually need these benefits? And the reason is lack of awareness, lack of mechanisms through which they can access the courts. ई कोर्ट्स का भी हमें प्रावधान करना पड़ेगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही, ताकि बुजुर्गों को जाना ना पड़े कोर्ट्स में, और कोर्ट्स में टाइम बाउंड तरीके से उनको न्याय दिया जाए। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान यहाँ लागू कर भी देते हैं, ई कोर्ट्स बना भी देते हैं, ई फाइलिंग कर भी देते हैं, तो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं हमारे अधिकतर बुजुर्ग। तो उनको किस तरीके से सहायता पहुँचाई जा सकती है, कैसे उनको बताया जा सकता है ये कानून है और ये आपके लिए फैसिलिटीज हैं, और फिर उनको वो एक्सेस कराया जा सके। Well, questions now? Thank you so much, especially for this question answer thing. एक suggestion है जो कि again this is something which I have read upon जब हम community service के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ community service is introduced as one of the punishment clause for the person, but there are certain foreign universities जहाँ पे community service is part of curriculums, कि आपको extra credit मिलता है अगर आप community service में कहीं पे जाके काम करते हैं, which is credit score for, and कई बड़ी मेजर लीग यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इसके एक्स्ट्रा क्रेडिट के उनको एडमिशन में मार्क्स देते हैं कि उन्होंने कम्युनिटी सर्विस में काम किया हुआ है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमने इस सब के बारे में बात की है। जब हम इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इसकी बात करें एजुकेशन में, तो कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी इंटीग्रेशन की बात की गई है कि स्कूल्स और कॉलेजेस से, स्कूल लेवल से ही हमको ये शुरू करना है कि इंटीग्रेट करना है सबको। उसमें हमें एजिज्म को भी टैकल करना है, किसी के प्रति कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कोई बच्चा स्लो है लर्निंग में, उसको भी एड्रेस करना है। और वहीं पर एक कंपोनेंट एजिज्म भी है कि जहाँ की हमें एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा देना है। अगर कोई बड़ी उम्र में कुछ पढ़ने आया है, कहीं दाखला ले रहा है, तो उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बल्कि उसे फैसिलिटेट करना है किस तरीके से उसे मतलब मेन स्ट्रीम में ला करके एजुकेट किया जा सके। थैंक यू स्पीकर्स। I'll just briefly sum up करूँगी मैं आज के डिस्कशन को। I'll specifically point out certain pointers. Dr. चौधरी here gave the insight of कि elder abuse क्या होता है। At the same time she provided कि क्या क्या reasons हैं elder abuse के, and जो उन्होंने अपने आंसर में भी reiterate किया कि the elders own responsibility has to be recognized, उनको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। उन्होंने हेल्पलाइन जो स्पेसिफिकली मेंशन करी 14567 विच इज़ एन एल्डर लाइन पॉइंट। सेकेंड चीज़ जो उन्होंने प्रोवाइड करी मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। जो दूसरा डिस्कशन हमारा था डॉक्टर पूरी पोखरियाल मैम ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया, दैट वाज कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है एल्डर अब्यूज़ ही नहीं, जो साइबर क्राइम रिलेटेड है उसमें एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड का कोई डिवीजन नहीं है। इवन एजुकेटेड पीपल आर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया जो ड्रिल को लेके था, दैट इज स्टॉप, डायल, कॉल एंड प्रिजर्व, जो कि पैनिक नहीं करना है, सबसे पहले हमारा कॉल डिस्कनेक्ट करना है, नेक्स्ट 1930 पे उन्होंने बताया कि वहाँ आप रिपोर्ट करें तो आपका इमीडिएटली, इवन उन्होंने केस स्टडी बताई जहाँ पे 43 lakhs में से almost 35 lakhs were saved by the person. And she also provided for the cyber संचार साथी चक्षु पार्ट जो कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आरबीआई ओम्बड्समैन की भी उन्होंने जिक्र किया कि कहाँ जब अगर किसी भी तरीके का साइबर क्राइम कमिट होता है तो आप किस तरीके से प्रिवेंटिवली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन जो डॉक्टर देसवाल ने डिस्कस किया जो कि स्पेसिफिकली पॉइंटिंग कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंटेनेंस के लिए हमारे पास अलग से प्रोविजंस हैं, केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, बट एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर नेचर इज नॉट डेल्ट ओनली बाय creation of laws and everything, but rather by the participation in the social justice. She also pointed out of Satik Patan
नैतिक पतम सॉरी विच प्रोवाइडेड कि हम किस तरीके से इंटरजनरेशनल एजुकेशन और प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, ऑल्सो प्रोवाइडिंग की कम्युनिटी सर्विस किस तरीके से एक बहुत अच्छा टेक्निक है टू डील विद द प्रॉब्लम। लास्टली नितेश सर ने डिस्क्राइब किया पहली चीज़ जो हम डिग्निटी की बात करते हैं, हाउ मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ दैट डिग्निटी एज वेल, पॉइंटिंग आउट डिफरेंट लेजिस्लेशंस दैट आर प्रेजेंट। एक चीज़ जो सर ने बहुत सही तरीके से बताई जो कि हमारे आखिरी क्वेश्चन से भी लिंक करते हुए है कि हम मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, दैट मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल इज टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट, एंड वो पर्टिकुलरली इसीलिए बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी एप्लीकेशंस को हैंडल किया जा सके। एज ऑफ नाउ आई थिंक देयर आर वेरी लिमिटेड number of states which are working on this particular thing। अगर हम हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल रखते हैं तो हम प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो कि एल्डरली का है और सेकंड मेंटेनेंस को काफ़ी जल्दी और इफेक्टिवली रेमेडी कर पाएंगे। आई थिंक these were the primary discussions on the topic। Thank you so much all the panelists for giving their time and efforts. I would also like to thank Suresh sir for giving the opportunity for me, and Yashasvi sir and Khyati for their continual support. Sir, I'll... Thank you, ma'am. On behalf of Department of Justice, I would like to just thank Joint Secretary sir for taking out time to support us and encourage us in organizing these webinars, sir. And besides our guest speakers for today, Dr. Abha Chaudhary, Professor Vageshwari Deshwal ma'am, Professor Purvi Pokhriyal ma'am, and Dr. Saraswat, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतने सेंसिटिव मुद्दे पे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपने लिमिटेड समय में भी बहुत कुछ बताया हमें। और हम लोग पर्सनली भी एक फैमिली सेटअप में रहते हैं, स्पेशली हम हमारे जैसे वर्किंग कपल हैं जो दिल्ली ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही आपाधापी होती है। ऐसे में जब आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे होते हैं तो उनके साथ रोज़ की जो आपकी चुनौती होती है, जहाँ की उनके इमोशंस दे आर वेरी सेंसिटिव एट दिस स्टेज, तो कब हम क्या कह देते हैं या कुछ कहते हैं जो उनको हर्ट करता है, उनके रोज़ के इश्यूज़ होते हैं, फ़ोन है या उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें क्विक सॉल्यूशंस हम कैसे प्रोवाइड कर सकें। आज मुझे भी बहुत इसका और हमारे तरह बहुत से लोगों को आज इसका लाभ हुआ होगा, तो मैं फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अलॉन्ग विद दैट टीम दिशा also needs to be thanked a lot for arranging this on such a quick notice, and my entire team here in the Department of Justice for joining us here personally, physically. Thank you.